नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूएसएन न्यूज़। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नागपुर लोकसभा सीट में पहले ही चरण में मतदान होगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मौजूदा समय में भारतीय राजनीति में सबसे लोकप्रिय राजनेता नितिन गडकरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी निशांत महात्मे भी हैं। सर से हम संवाद करने में हमेशा बड़ा मज़ा आता है और नागपुर में दोनों भाषाएं चलती है, तो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में हम बात करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि आपने 5 लाख मतों से जीतने का एक दृढ़ निश्चय लिया है। इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आपको, मतदाताओं का मिजाज क्या है? देखिए, नागपुर लोकसभा क्षेत्र को मैं अपना परिवार मानता हूँ और नागपुर लोकसभा क्षेत्र के नागरिक भी मुझे अपना मानते हैं और मैं उनको अपना मानता हूँ। 10 साल में जब से मैं राजनीति में हूँ तब मैंने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट कभी नहीं किया। जातिवाद और सांप्रदायिकता का मैं घोर विरोधी हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन में आचरण 100% करने की कोशिश करता हूँ और इसलिए जनता ने भी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर मुझे प्रेम दिया है। कोविड का संकटकालीन समय था, उस समय जो मैं कर सकता था वो मैंने सब किया। हमने हवाई जहाज़ से ऑक्सीजन का ट्रक भेजा ताकि ऑक्सीजन मिले। करीब 100 करोड़ के हमने अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट, एम्बुलेंस से 70-80, वेंटिलेटर्स, कॉन्सनट्रेटर, बहुत पूरे पर नागपुर ने विदर्भ तक मदद की। रेमडेसिविर बनाया, बाद में फंगस के इंजेक्शन बनाए। डॉक्टर लोग मुझे बोलते हुए इंजेक्शन बनने के कारण अनेक लोगों की आंखें बच गई। तो जैसे ये मैं करता था वैसे मैं सेवा का काम बहुत करता हूँ। 350-400 लोगों को मैंने पैर लगा के दिया। बोन मैरो के ऑपरेशन मुंबई जाकर करवाए। हार्ट के तो 40-45 हज़ार ऑपरेशन अभी तक मैंने किए। कैंसर के रुग्णों की मदद करता हूँ। दिव्यांगों के लिए मैंने 1 लाख लोगों को नागपुर ज़िले में से उनको अलग अलग प्रकार की इक्विपमेंट वयोश्री योजना में बड़ा कार्यक्रम करके दिया और मैं सतत देता हूँ। अभी मैंने ट्राईसिकल इलेक्ट्रिक पर चलने वाली दी 87। तो मैं यही मानता हूँ कि जात केवल 4 ही है। एक है पुरुष, युवा, शेतकरी और मजदूर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सबके लिए काम करूँगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो हो सकता है मैं हाँ कहता हूँ। मेरी आदत लोग बोलते खराब है, एक आधा काम नहीं होता है तो बोलता है नहीं होता, नहीं करूँगा। तो ये भी कभी कभी बोल देता हूँ। पर नागपुर सुंदर बन रहा है और अब मुझे काम के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा व्यक्तिगत नाम लोगों को मालूम है, उसकी ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं फ़ोटो, बैनर और पोस्टर नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब मैं एरोगेंस नहीं हूँ, गलत अर्थ निकाला जाता है। मैं कहता हूँ मैं लोगों के घर जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ और 400-400, 500-500 की केवल निमंत्रित लोगों की मीटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। भीड़ ना आए। रात को कुछ सभाएँ करूँगा। मैं पूरे मतदार क्षेत्र के लोगों को मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और इसलिए लोगों का रिस्पांस देखते हुए मैंने ये उद्दिष्ट रखा है जी। और ये उद्दिष्ट है, कोई विजय के प्रति अहंकार नहीं है, कि निश्चित रूप से लोगों के आशीर्वाद से मैं इस बार 5 लाख वोट मार्जिन से, उससे आगे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा, ऐसी मैं कोशिश करूँ। गडकरी, जसं आपण आता म्हटलं की नागपूरची लोक आपल्याला पालक म्हणतात. गेल्या 2 टर्मपासून आपण 1 लाख कोटींची कामं आपण केलेली आहेत. त्याची लिस्ट आहे पण. हां. तर आता 3rd टर्ममध्ये आपलं विजन काय आहे? विजन तर माझ्या मनात पुष्कळ आहे, पण आता सध्या मी 30 तारखेपर्यंत नागपूर शहरातल्या जनतेकडनं मी त्यांना हे केलेलं आहे की तुम्ही आम्हाला कळवा तुम्हाला काय पाहिजे. पण आता आम्ही जसं ॲडव्हान्टेज विदर्भ घेतला, त्यात विदर्भाचा औद्योगिक विकास कसा होईल याच्यावर प्रयत्न केला. विदर्भात 75% महाराष्ट्राचे मिनरल्स आहेत, 80% जंगल आहे. तर जंगलाच्या आधारित टुरिझम जो आहे, कारण नागपूर इज टायगर कॅपिटल, नागपूर इज 0 मैल, नागपूर इज नाव लॉजिस्टिक कॅपिटल, नागपूर इज मेडिकल हब आणि आता नागपूर इज एज्युकेशनल हब. आणि या सगळ्या याच्यामध्ये नागपूर ऑरेंज सिटी आहे. हे सगळ्या नागपूरची विशेषता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात विदर्भाचाही विचार केलेला आहे
आणि नागपूरच्या बाबतीतही अनेक गोष्टी मनामध्ये आहे. एक नागपूर शहरामध्ये वस्तींमध्ये गोडाऊन्स आहेत. तर आता आम्ही ड्राय पोर्ट सॅटेलाईट पोर्ट सिंधीला बांधल्याचं उद्घाटन झालं. त्याच्या बाजूला देवेंद्रजींनी 1200 कोटी रुपये दिलेत. त्याच्यातून आम्ही मोठं लॉजिस्टिक पार्क भारतातला सगळ्यात मोठा बांधतो आहे. त्यामुळे आपले सगळे फूड कॉर्पोरेशन वगैरे सगळे गोडाऊन बाहेर जातील. आरामशीज ज्या आहेत त्या शहरात होत्या. त्यांचं एक क्लस्टर, कारण त्यांचं इम्पोर्टेड लाकूड आहे, शहरात आणणं आणि नेण्यात ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट वाढते, तिथेच त्यांनी करावं आणि लाकडाच्याबरोबर फर्निचरचं मोठं नागपूर हब बनावं असाही प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर नागपूरचा रिंग रोड आता पूर्ण झालेला आहे आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे नागपूरचं ट्रॅफिक बाहेरून जातो. आता यानंतर नागपूर ते गोंदिया आणि गडचिरोली असा महाराष्ट्र सरकार समृद्धी मार्ग जोडणार आहे आणि त्या रोडच्या अनुषंगाने आपल्याला प्लॅन डेव्हलपमेंट कशी करता येईल याचाही प्रयत्न आम्ही करणार आहे. नागपूरमध्ये पिण्याची पाण्याची समस्या नाही. 2070पर्यंत नागपूरला आता पाण्याची कमी नाही आहे. तोतला डोह मागच्या वर्षी 90% जास्त भरलं. तिथे 20 तयार करून ते पाणी आपल्या पेसमध्ये येतं आणि पेसमधून पहिले कॅनॉल भरून यायचं. तर ते पाणी आता आपण पाईपलाईनने केल्यामुळे पाणी वाचलं आणि कोराडी आणि खापरखेड्याला आपण महानगरपालिकेचं जे दूषित पाणी आहे टॉयलेटचं ते शुद्ध करून 400 MLD पाणी त्यांना देतो. त्यातून 300 करोड रुपये महानगरपालिकेला मिळतात. त्यामुळे त्यांचंही रिझर्वेशन रिकामं झालं आहे. त्यामुळे रामटेक आणि मौदा तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांनाही पाणी मिळेल आणि नागपूर शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही उद्भवणार नाही. 24/7 हे देशात पहिल्यांदी पाणी आपल्या जनतेला नागपूर शहरात 89 पाण्याच्या टाक्या बांधायच्या होत्या. 79 बांधून पूर्ण झाल्या. 8 टाक्यांचं काम सुरू आहे आणि 2 टाक्यांचं काम अजून लोकेशन मिळालेलं नाही. नागपूर शहरातली पाईपलाईन पाण्याची सगळी बदलवणं सुरू आहे. प्रेशर वाढवलं आहे आणि आता जवळपास 70 ते 75% लोकांना 24 तास पाणी मिळतं आहे. आता नागपूर शहराची जी नाग नदी आहे जिथे लोकांनी ड्रेनेज सोडलेला आहे त्या नदीवर आपण आता 2400 कोटी खर्च करतो आहे आणि नदीच्या खाली पाईपलाईनमधून ड्रेनेजचं पाणी सगळं बांडेवाडीला जाईल आणि वरतून अंबाझरीच्या तलावातून शुद्ध पाणी राहील. आणि माझं स्वप्न आहे की अंबाझरी तलावातून बोटीने निघून मला अंबाऱ्यापर्यंत जायचं आहे. बघूया ते कसं होईल. तर पण ते स्वप्न आहे, कठीण है पण असंभव नहीं है. स्वप्न तो आपके बहुत सारे हैं, उसकी पूर्तता होते हुए हम दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आपने जो एक विज़न बनाया है उसको आप साकार करने में थोड़ा सा कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. उसमें आपको जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता हुआ. मिहान को बहुत बेहतर तरीके से विकसित किए जाने की ज़रूरत है, आपकी सोच है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे पड़ता हुआ दिखाई देता है. एयरपोर्ट का काम हमारे रुका हुआ है. आप नागपुर को वैश्विक स्तर का लॉजिस्टिक हब बनाना चाहते हैं. आपने कई इंटरव्यूज़ में कहा कि नागपुर के ऊपर से रोज़ाना 400 विमान उड़ते हैं, तो कम से कम इंजन भरने के लिए वो नागपुर में उतरे, ऐसा आप व्यवस्था करना चाहते हैं. लेकिन एयरपोर्ट का काम रुका हुआ है, तो ये सब काम कब तक होंगे? देखिए, एयरपोर्ट का आपकी बात बिल्कुल सही है. एयरपोर्ट देवेंद्र जी जब थे तब उन्होंने अवार्ड किया था. फिर उसके बाद आए हुए सरकार ने, उद्धव ठाकरे जी ने उसको कैंसिल कर दिया. फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी भी चीफ जस्टिस के सामने है. और वो कोई भी निर्णय करे, तो रिजेक्ट करे तो हम नया टेंडर निकालेंगे, अप्रूव करे तो उसको काम देंगे. तो हम बीच में फंसे हुए. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में तो हम कुछ कर नहीं सकते, वेट एंड वॉच, इसके सिवा कोई हमारे हाथ में नहीं है. पर अभी एक नागपुर के लोगों की पीएल हम लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में डालने वाले हैं कि भाई यू टेक एनी डिसीजन, यू रिजेक्ट इट और अप्रूव इट, पर डिसीजन करो. हमारे विकास इसके कारण रुका हुआ है. बाकी मिहान में जो आईटी कंपनी थी इंडिया की 5 टॉप मोस्ट, वो 4 आ गई है. और उनका जो एक्सपेंशन प्लान है अभी तक मिहान में मेरे पास नाम सहित यादी है. 68,000 लोगों को काम मिला है. और मेरा विश्वास है कि अगला साल जब पूरा होगा 1 साल के बाद, तब 1 लाख लोगों को मिहान में रोज़गार मिलेगा. मिहान में रोज़गार मिलेगा. डिफेंस सेक्टर में भी अपनी इंडस्ट्री में एक्सपांशन हो रहा है. हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो ड्रोन बनाती, ड्रोन से मिसाइल. अब उन्होंने मुझे कहा कि 10,000 इंजीनियर उनको चाहिए. तो अब मैं वही कोशिश करके इंजीनियरिंग कॉलेज की मीटिंग बुलाकर उनके साथ ये कहने वाला हूँ कि इनको जो इंजीनियर चाहिए वो आप तैयार करिए. अभी हमारा एविएशन हब नागपुर बन गया है. अभी डोसाल्ट, इसका जो राफेल करके फाइटर जेट है वो नागपुर बन रहा है. फॉल्कन करके जेट है 12 सीटर
9 सीटर वो नागपुर बन रहा है। द्रोण में नागपुर में बहुत कुछ काम वायुयान में हो रहा है। तो एक प्रकार से MRO है। अब देश के पूरे इंडिगो के फ्लाइट्स नागपुर आ रहे हैं, 8-8 फ्लाइट लाइन में खड़े हैं। तो हवाई जहाज़ के मेंटेनेंस का काम नागपुर में हो रहा है। एयर इंडिया का MRO है, वहाँ हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारे इसमें से एविएशन इंजीनियरिंग का, बाद में डिफेंस से रिलेटेड एविएशन इंजीनियरिंग का एक प्रकार से बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और हम नई नई टेक्नोलॉजी लाकर हमारे यहाँ एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में वही ट्रेन मैन पावर कैसे बने, और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन। मैंने बीच में यूनिवर्सिटी को भी कहा था कि जो इंडस्ट्री है उनको किस प्रकार के लोग चाहिए। अभी हमने विशेष रूप से IT सेक्टर जो आ रहा है उनके सबके CEOs को और इंजीनियरिंग कॉलेज को इनको मिलाकर हम वो डेवलपमेंट करेंगे। नागपुर ये एजुकेशन हब बन गया है। अभी 49 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ट्रिपल IIT है, IIM है, यहाँ एम्स है, 5-6 मेडिकल कॉलेज हो गए। और अभी सबसे बड़ी बात है सिम्बोसिस है, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में से। और हिंदुस्तान में जो 5 बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें नरसिंह होम जी था। अब 40 एकड़ जगह हमने उनको भी दे दी है, और वो KG to PG सब यहाँ बना रहे हैं। तो नागपुर में एजुकेशन में अब नागपुर और विदर्भ के युवाओं को मुंबई, पुणे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब सुविधाएं नागपुर मिलेगी। तो नागपुर में देखिए आप, मैं सोच क्या है, कल्चरल इसमें सुरेश भट्ट सभागृह तैयार हुआ जो देश का बड़ा है। कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ में, स्पोर्ट्स में 350 खेलों के मैदान हम बना रहे हैं, और वो केवल बड़े खेलों के लिए नहीं, कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट। शांति नगर में मैंने रात को लाइट लगाकर क्रिकेट का किया। अभी मेरी कल्पना कोशिश है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब बनाए। और नागपुर में क्रीड़ा महोत्सव में 70,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कल्चरल महोत्सव में 16 दिन 50,000 लोग रोज आते थे। और भक्ति महोत्सव किया हमने, तो उसमें भगवद गीता और सब प्रकार के इसमें बड़े प्रमाण पर हमने राम रक्षा, हनुमान स्तोत्र, गजानन महाराज की पोथी, ज्ञानेश्वरी, सब बातों में भगवान गौतम बुद्ध का जो ये स्तोत्र उसका भी पठन, ऐसे अनेक कार्यक्रम किए हैं। और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि अभी मैंने हमारे धापेड़ा में, आज हम बोल रहे हैं, हमारा आदासा है, गणेश जी का मंदिर है, मेरी बहुत श्रद्धा है वहाँ। मेरी माँ के नाम से वहाँ मैंने अन्नपूर्णा करके एक रेस्टोरेंट निकाला। वहाँ से रोज़ अनाथ आश्रम जो है, वृद्धाश्रम, वहाँ 150 लोगों को हम लोग नाश्ता और चाय देते हैं। और अभी आधे पैसे में बेस्ट क्वालिटी का फूड मिलता है। तो मेरी इच्छा, वहाँ आदर्शा में इतने लोग, हमने 5,000 लोग सुबह 6 बजे इकट्ठा हुए और हमने 1 सहस्त्र आवर्तन अथवा शीर्षक किए। तो सामाजिक क्षेत्र में, वैद्यकीय क्षेत्र में, हेल्थ सर्विसेज में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में, हर जगह पर। और अब हमारा एक निश्चित रूप से निर्धार है कि नागपुर को जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्त करना। मैं अभी चुनाव प्रचार में जो गाड़ी लेके घूम रहा हूँ वो 100% इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स इंजन की वर्ल्ड की पहली यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स की गाड़ी है। और जो किसानों ने तैयार की हुई इथेनॉल पर चल रही है। जो मेरा सपना है कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने। ऊर्जादाता नहीं, बिटुमिन, डांबर तैयार कर बन गया अभी। और डांबर केवल तैयार नहीं करेगा, वो हवाई ईंधन तैयार करेगा और हवाई जहाज उसके ऊपर चलेंगे। वो पूरा हुआ मुझे दिख रहा है। तो नागपुर और विदर्भ का इस सर्वांगीण उन्नति में ये कैसे हो। अभी सिंधी का ड्राई पोर्ट हुआ तो हमारा कॉटन और सूत यहाँ से पहले JNPT जाता था, JNPT से जहाज़ से कोलंबो जाता था और कोलंबो से ढाका जाता था। अभी मैंने यहाँ सर्विस शुरू करी है कि यहाँ से डायरेक्ट कंटेनर जाएगा कलकत्ता, हल्दिया, और हल्दिया में बार्ज में डालकर वो कंटेनर 150-200 कंटेनर जाएंगे बांग्लादेश, ढाका। तो डिस्टेंस भी कम हो गया, समय भी कम होगा और 1.5 लाख का कंटेनर 1 लाख के अंदर जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो विदर्भ के कपास को ज़्यादा भाव मिलेगा क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव बने। तो इस प्रकार से अब ऑरेंज में भी हम लोग, बांग्लादेश ने हमारे ऊपर 70-80% टैक्स लगा है। अब मैंने बहुत बार कोशिश कर रहा हूँ, पर ऑरेंज की पाउडर बनाना वो मेरा एक सपना है। और वो खवे में डालकर जो 8 दिन की शेल्फ लाइफ थी मदर डेयरी की ऑरेंज बर्फी की, वो 1 महीने की हो और पूरे देश और दुनिया में
ऑरेंज सिटी का ऑरेंज बर्फ़ी जाए, ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो ऐसे अनेक बातें जो मैं अभी करूँगा इसके बाद में, और अभी जो कुछ हुआ तो ट्रेलर है, अभी और ज़्यादा काम करें। पण सर तशा मतदारांना तुमच्याकडून खूप अपेक्षा आहे, जसं आपण नेहमी म्हणत असता की माझं राजकारण हे विकासकारण आहे, पण मतदारांमध्ये कुठे नाराजी सुद्धा आहे. ही विकास कामं होत आहेत, जसे सिमेंट रस्ते आहे, बरेच नागरिकांना त्या सिमेंट रस्त्यांमुळे थोडा त्रास होतो आणि नुकताच जो पूर आला त्यासाठी नागरिक मतदार जे आहेत ते या सिमेंट रस्त्यांना जबाबदार धरत आहेत. ही नाराजी कशी आपण दूर कराल? पहिली गोष्ट, अंबाझरीच्या पावसाचा जर रेकॉर्ड ब्रेक गेला 30-40 वेळा एवढा पाऊस झाला आणि त्यामध्ये आमच्या काही चुका आहेत, ते आम्ही ॲक्सेप्ट केलं. अंबाझरीच्या ह्याच्यात तो नाला छोटा झाला आहे, त्याचा पूल मधून पळायचा ॲब्स्ट्रकल आहे. नंतर तो हल्दीरामचा पार्क बनला, तिथे नाला छोटा झाला होता. सगळी कामं सुरू झाली पुलापासून सगळी. तलावाला स्ट्रेंथनिंग करण्याचं काम सुरू होतं. 200-250 कोटीची कामं आम्ही सुरू केली. आणि आता ते स्केटिंग रिंगची आधी आतमध्ये आली ती काढली, सगळे अतिक्रमणं काढून नागनदी मोठी गेली. 85 जवळचा नागनदीचा पूल होता तो असा होता ऑब्स्टॅकल, तो तोडला. मी स्वतः सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या तो पूल नवीन बांधला. तर पहिली गोष्ट, ह्या गोष्टीवर अंबाझरी बाबतीत जे त्यातल्या सुधारणा सुरू झाल्या. पुढच्या वर्षी आम्ही असा प्रयत्न करू की या पाण्यामुळे कोणाचं नुकसान होणार नाही. हे नुकसान झालं आहे मला मान्य आहे आणि त्याबद्दल नक्कीच आम्हाला दुःख आहे, पण पुढच्या वर्षी ते होणार नाही. दूसरी गोष्ट, सीमेंट कॉन्क्रीट रोडचा याचा काही संबंध नाही. नहीं, कई लोगों की धारणा ये है कि उसकी वजह से नागपुर में ना केवल गर्मी बढ़ रही है बल्कि स्ट्रॉन्ग वाटर का जो ये होना चाहिए हार्वेस्टिंग वो बराबर नहीं होता है, बरसाती पानी की निकासी बराबर। सीमेंट रोड से गर्म होता है, वो ये बात सच है, पर सीमेंट रोड के कारण इन्वायरमेंट बिगड़ जाता है ये नहीं है. जैसे टेम्परेचर है तो उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो रोड बहुत गर्म होता है, बिटुमिन उतना नहीं होता, ये सच है. पर सीमेंट रोड के करने के सिवा पर्याय इसलिए नहीं है कि आप नागपुर को, आप बाकी शहरों में जाइए, हर साल बरसात में गड्ढे पड़ते हैं और गड्ढे में फिर आप ही लोग दिखाते हैं कि रोड पे गड्ढे हैं, ये ख़राब है. तो प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक कॉटन सॉइल है नागपुर की और डांबर और पानी की दुश्मनी है. तो अगर हम बिटुमिन रोड बनाएंगे तो उखड़ जाते हैं. आपने नागपुर में पिछले 40 साल में देखे होंगे, रोड बनता है और 1 साल में ख़त्म होता है. चंद्रशेखर जी ने उस समय बनाया, वो ठीक है नहीं रोड, पर मैंने जो उसके पहले 97 में जो रोड बनाया उसमें कुछ नहीं. बट रोड हमने कैसे बनाया, तो रोड के बाजू में ड्रेनेज डाली, रोड के बाजू में हमने एक इस प्रकार के केबल वगैरह जाने के लिए, उसके लिए भी एक लेन तैयार की है. तो आज सीमेंट कंक्रीट के डिज़ाइंस हैं, और ये जो अभी डिज़ाइन है, अभी तो ये 8 इंच का ही है, पहले तो हमने 2-2 फीट के 1.5 फीट के बनाए थे. इसके कारण आज हमारे रोड अच्छे हैं, पानी कितना भी आता है तो गड्ढे नहीं पड़ते हैं. पर नागपुर का टेम्परेचर कम करने के लिए आवश्यकता है और वृक्षारोपण करना चाहिए, ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए. आपको याद होगा नीरी के पीछे में और वर्धा रोड पर अजनी चौक से जाते समय हमने दोनों बाजू में पीवीसी पाइपलाइन के अंदर पेड़ लगाए, कितने सुंदर डेवलप हुए. अब बड़े प्रमाण पर नागपुर शहर में एक परिवार ने अपने घर में एक संतरे का झाड़ लगाना चाहिए. वो योजना हम लोग लेकर आने वाले हैं, और संतरे का झाड़ जो होगा वो बहुत सस्ते में हम देंगे ताकि लोग लगाएं. और वो घर में संतरा, ये नागपुर के ऑरेंज सिटी के हिसाब से भी होगा और हर घर में ये होगा. अभी जैसे आप हमारे यहाँ बैठे हैं, देखो मेरे कितनी ग्रीनरी है, तो यहाँ का कैसा शांति अच्छा लगता है. तो और अब जगह पर, रोड पर, जगह पर, जहाँ वहाँ हम लोग बड़े प्रमाण पर वृक्ष लगा रहे. कॉलेज, स्कूल और बाद में सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबकी मदद से नागपुर का ग्रीन कवरेज बढ़ाना है. एक मेरा सपना है, ये जो रिमोट सेंसस वालों को मैंने बुलाया था और उनको मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के हर शहर का, महानगर पालिका और नगर पालिका और दूसरा गाँव का, मुझे आप एक ग्रीन रिकॉर्ड तैयार करके दीजिए सैटेलाइट से कि वहाँ कितना ग्रीनरी है, और हम स्पर्धा करें कि जो शहर ग्रीनरी बढ़ाएगा उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो नगर पालिका का शहर बढ़ाएगा वो सेकंड, थर्ड, और जो ग्राम पंचायत बढ़ेगी उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा करके अवार्ड दें और लोगों में अवेयरनेस तैयार करें कि हम लोग पेड़ लगाएं. मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, मुझे अभी 8 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट, उसमें से 4 वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर साइंस में मिली है. मैंने अभी अकोला में 36 तालाब बनाए, परबन यूनिवर्सिटी
कृषि विद्यापीठ में 30-40 तालाब बना रहा हूँ, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में बनाया, बुल्ढाना तो अजिंठा बनाया, वर्धा जिले में कितने वाटर कॉन्जर्वेशन कार्यक्रम किए। तो पानी आने से क्या होता है, अल्टीमेटली ग्रीनरी बढ़ती है, क्योंकि पानी नहीं है प्रॉब्लम आता है। तो पानी का, ज़मीन के अंदर पानी का ये बढ़ाना, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में पेड़ नहीं लगाना, और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से हमारे लाइफ को इससे निकाल कर एक अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, यही प्रयास है। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में मैं बड़ा पंक्चुअल हूँ, कॉशियस भी हूँ, और मैं निश्चित रूप से डेवलपमेंट होनी चाहिए बट विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, यही हमारा प्रयास है। सर, जसं आपण विकासाच्या नेहमीच बोलत असता विकासाबद्दल, पण जो गडकरींच्या घरासमोरचा जो केळीबाग रोडवरचा जो रस्ता आहे तो बनायला खूप उशीर झाला आणि त्यामुळे आपली जी वक्तव्य होती ती पण थोडीशी अशी खडसावणारी होती, तर त्याबद्दल आपण काय सांगाल? मला लाज वाटते याची, मी काय करू शकत नाही की मी दिल्ली ते मुंबई 1,00,000 करोडचा 1386 किलोमीटरचा रस्ता 2.5 वर्षात जवळपास पूर्ण करत आणला, आणि माझ्या घरासमोरचा 2 किलोमीटर रस्ता करायला मला 13 वर्ष लागली. अडचणी आल्या, याच्यात अनेक कोर्ट केसेस झाल्या, आणि त्या सगळ्यांना मी बुधवार बाजारला मोठा कॉम्प्लेक्स बांधला, आणि जेवढी जागा आहे तेवढी जागा त्यांना देणार आहे, आणि 156 कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले त्या कॉम्प्लेक्समुळे. तिथे सगळे, आता एम्प्रेस मिलच्या समोर मी मोठं टेक्स्टाईल मार्केट 15 लाख स्क्वेअर फूटचं तिथे बांधतो आहे. सगळ्या बर्डीवरचे मेन रोडची दुकानं, केळीबाग रोडवरची दुकानं इथं एका ठिकाणी यावी. मी किराणा असोसिएशनला 38 एकर जागा दिली, आणि सगळी इथवाऱ्यातली किराणा असोसिएशन आता तिथे काम सुरू झालं. आणि एवढंच नाही तर आता मी 6 मार्केट बांधतो आहे. मेयो हॉस्पिटल ते सुनील हॉटेल, हरिहर मंदिरपर्यंत त्या रस्त्यामध्ये, दही बाजार, पोहा बाजार, ते गंगारामजीचं जागा ती महापलती आहे, लोहा मार्केट आहे, अंडरग्राऊंड पार्किंग चांगलं, जेणेकरून नागपुरात धंदा बिझनेस वाढला पाहिजे. आणि हा रोड तुम्ही इमॅजिन करू शकाल, केळीबागपेक्षाही कठीण आहे. शहीद चौक, तिन्नल चौक, 4 लेन तो खरंच सुरू आहे. कठीण आहे, पण पॉझिटिव्हिटी आणि स्ट्रॉंग पॉलिटिकल विल आणि जनतेचं सहकार्य याच्या आधारावर करू. अडचणी येतच असतात, आणि अडचणीबद्दल मी नेहमी सांगतो की देर आर सम पीपल हू कन्वर्ट प्रॉब्लेम्स इन टू अपॉर्च्युनिटीज, अँड देर आर सम पीपल हू कन्वर्ट अपॉर्च्युनिटीज इन टू द प्रॉब्लेम. आहेच समस्या. आता काही माझा नाही, कोर्ट वारंवार स्टे देतं, पुन्हा त्यात जावं लागतं. लँड ॲक्विजिशनच्या कामात गव्हर्नमेंटमध्ये डिलाय होते, कुठे चुका राहून जातात, लोकांना त्रास होतो. आता हा कामठी रोडवरचा ब्रिज छोट्याशा त्या कमाल टॉकीजवळच्या लँड ॲक्विजिशननी 2 वर्ष अडकला. त्या तिथेकडे वरच्यावरून सगळं कामठीवरून आपण डायरेक्ट कामठी रोडवरून बाहेर जाऊ शकतो. आता पारडीचा पूल, अडचणी आल्या, एवढा सुंदर पूल झाला की आता तुम्ही इथून 7 मिनटाच्या आत मेवासून निघाले तर पार्टीच्या बाहेर तिकडे भंडारा रोड लागून झाला. म्हणजे हा सगळा 4 लेन रोड आहे. तो हरिहर मंदिर पण ऑलरेडी कॉन्क्रीटचा झालेला आहे. त्यामुळे आता रेल्वे जेवढी ब्रॉडगेज आणि मीटर गेज त्या ठिकाणी 7-8 ठिकाणी, पहिलेच नव्हतंच, सगळ्यांना गांधीबागेतून येऊन वरतून जावं लागायचं. आता सगळ्या ठिकाणी आपण अंडरपास केले, पूल बांधले, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं 1200 कोटी रुपयाचा पूल आपण कमाल टॉकीज चौकातून सुरू करून तो पूर्ण आपण दिगोरीपर्यंत नेतो, म्हणजे डायरेक्ट उमरे रोडला 5 मिनटात. आणि ॲक्च्युली अंडरपास बांधतो आहे. आणि आता आपण बांगलादेशमधला तलाव चांगला, नाईक तलाव चांगला करतो. मोमीनपुऱ्यात मी पूल बांधतो आहे. मोमीनपुऱ्यातून डायरेक्ट वरतून चढलं की डायरेक्ट कामठी रोडवर चौकात येऊ. त्यामुळे नागपुरातल्या सर्व भागामधल्या लोकांचं जीवन सुसह्य कसं होईल. मी नेहमी म्हणतो की डोमेस्टिक हॅपी ह्युमन इंडेक्स, आपल्या नागपूरच्या जनतेचा सुखांक हा भारतातल्या सर्व जनतेच्या सुखांकापेक्षाही पुढे गेला पाहिजे. आणि जागतिक स्तरावरचं शहर हे इकॉनॉमीच्या दृष्टीने, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टीने, पॉवरच्या दृष्टीने, वॉटर सगळ्या दृष्टीने, बगीचे, खेळाची मैदानं, स्पोर्ट्स, कल्चर, ऑडिटोरियम्स, या सगळ्यात मार्केट्स, व्यापार, उद्योग व्यापार, टुरिझम, सगळ्या क्षेत्रात ते पुढे गेलं पाहिजे असं माझी आहे. मी काही नेहमी करतो थोडी खासदाराला, आणि माणसंही बदलत असतात, बदलली पाहिजे. पण मी आहे तोपर्यंत माझ्या पूर्ण शक्तीनिशी या शहराचा विकास करीन. अनेक लोकांना आपल्या परिवाराची चिंता असते.
आपली स्वतःची चिंता असते. मला स्वतःची चिंता नाही, कारण परमेश्वराने आणि जनतेने माझी अवकात आणि हैसियतपेक्षा मला खूप जास्त दिला. मी पूर्ण समाधानी आहे आणि माझ्या परिवारवादी नाही आहे मी. माझे कोणी मुलं मुली त्यांना राजकारणाचा वारसा असंही नाही आहे. ते आपल्या उद्योग व्यवसायात चांगलं काम करतात. त्यामुळे आता नागपूर शहर हाच माझा परिवार. इथली जनता, प्रत्येक जनता, कोणा जात पंथ धर्म भाषेची असो, मी सगळ्यांकरता काम करेन. मी पब्लिकली सांगतो की ज्यांनी मला मत दिलं त्यांचंही काम करेन, ज्यांनी दिलं नाही त्यांचंही करेन. मी केलं कोविडच्या काळात. मी जेव्हा ताजबागला गेलो, माझा मोठा सत्कार झाला. ते म्हटलं वोटिंग के दिन आप सबका काय बघत. पण मी म्हटलं त्यांना म्हटलं चिंता करू नका, आपने मुझे वोट नहीं दिया तो भी मैं आपका काम करूँगा, आपके पीछे खड़ा रहूँगा. मी तिथे मोठं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स करायचा विचार आहे, हॉस्पिटल बांधायचं आहे, आता पॅरेखाना आहे, तिथे सगळे पैसे जमा केले, तिथे अतिक्रमण काढलं, तिथलं क्रिमिनल्स होते, अफू गांजा चरस हे ठोकून काढले. सगळं आज आया बहिणी मुस्लिम समाजाला रात्री 12 फिरू शकतात. मी याच्यात गुंडा क्रिमिनल हा क्रिमिनल, त्याला जात पंथ धर्मभाषा नाही. गरीब हा गरीब, त्याला जात पंथ धर्मभाषा नाही. गॅसचं सिलेंडर ज्या भावात मुसलमानाला मिळतं त्याच भावात हिंदूला मिळतं. पेट्रोल डिझेलचे असंच आहे. त्याच्यामुळे आपण या जातीयवाद, सांप्रदायिकता, उच्च नीचतेचे भाव, अस्पृश्यता या सगळं दूर व्हायला पाहिजे. आता मला कालच काही लोक भाषणात बोलतात हे संविधान बदलणार आहे. कधीही बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान बदलवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट संविधान 80 वेळा तोडायचं पाप झालं ते काँग्रेसच्या राज्यात. पण मुद्दा म्हणून बाबासाहेबांचं संविधान बदलवणार, आम्ही जातीवादी आहोत, सांप्रदायिकता आहोत, असा जर काढवण्याचा प्रयत्न होते. लोक जवळ आले, ज्यांनी अनुभव घेतला, ज्यांना माहीत झालं, त्यांच्या मनात कुठलाही गैरसमज नाही आहे. त्यामुळे आम्ही याच प्रकाराने काम करत राहू. अभी केलीबाग रोड का जिक्र सहयोगी ने किया और जिस तरीके से आपने बातें बताई उसका जिक्र हुआ, लेकिन सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि आप जिस तरीके से खुले मन से बातें करते हैं वैसी बातें भाजपा के नेता या कोई नेता करता हुआ दिखाई नहीं देता. बहुत संकुचित होकर और संभल के बोलते हैं, लेकिन आप अलग ही अंदाज में बिल्कुल बात करते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है और आपकी बातें पसंद भी बहुत करते हैं. सही लगता है उसको मैं हाँ कहता हूँ, जो मुझे नहीं लगता उसको नहीं कहता हूँ. जो गलती हुई है, जो आपने अब जैसे बताया एयरपोर्ट का, मैंने मान्य किया है, मुझे भी व्यथा है, पर मेरे हाथ में नहीं है. तो मैं जो सच्चाई है उसको स्वीकार करता हूँ. और मैं आज आपको आश्चर्य लगे, मैं पॉलिटिशियन हूँ, पर मैं खुद को राजनीतिज्ञ नहीं कहता. मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म. अगर आप मेरा बारकाई से स्टडी करोगे 10 साल में, तो मेरा 80% एनर्जी 1 लाख लोगों चश्मे बांटे, 25,000 कैटरेक्ट के ऑपरेशंस किए, दिव्यांगों के लिए पार्क किया. आप ज़रूर देखने के लिए जाइए. वहाँ टच थेरेपी है, स्मेल थेरेपी है, साउंड थेरेपी है, ब्रेन लिपि है. तो मुझे लगता है कि मैं जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, दिव्यांग है, उनके लिए काम करूँ. अभी मैं स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. मैं सबसे ज़्यादा किसानों में काम करता हूँ. 30 करोड़ साल का घाटा होता है. विदर्भ में शुगर का काम करता हूँ. वो इसीलिए कि ये यहाँ का विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे मिले, यहाँ की गरीबी दूर कैसे हो, गाँवों का विकास कैसे हो. नागपुर का तो मेरी जिम्मेदारी है, पर बाकी जगह आप देश में अरुणाचल में जाइए, कश्मीर में जाइए, कहीं भी जाइए. अभी हमारे कल मुझे पहले लोग गए थे कश्मीर में, तो ढाबे में गए, तो उसने पूछा कहाँ से हो, बोले नागपुर से. पूरा खाना खाने के बाद बोला साहब पैसा नहीं लूँगा आपसे, आप नितिन गडकरी जी के गाँव के. तो जो काम हुआ, अभी अरुणाचल में टैक्सी वाले ने पैसे नहीं लोगों से. तो ये जो लोगों का प्रेम मिला है, तो ये तो सब यही मुझे लगता है राजनीतिक पूंजी होती है. ऐसे संयोग तो नागपुर के कई पत्रकारों का भी है. एक अनुभव तो मेरा भी है. मैं संयोग से दिल्ली गया और पुराने महाराष्ट्र भवन के बगल में एक परचून वाले की दुकान थी, उसके पास में गया. उसने पूछा कि आप कहाँ से, तो मैंने बोला कि नागपुर से. तो बोले गडकरी साहब के शहर से. तो इस तरीके से हमारा शहर प्रसिद्ध हो रहा है. लेकिन आपसे सवाल एक ऐसा है कि आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, आप आरएसएस से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके नाम पे सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है. नागपुर में बातें हो रही हैं कि गडकरी साहब को बिन विरोध चुन के लाना चाहिए. देखो, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ. वो सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत कुछ काम किया, ऐसा मेरा दावा है.
पर मेरे व्यक्तित्व में जो अच्छे गुण आए हैं उसमें मेरी माँ के संस्कार और संघ और विद्यार्थी परिषद के संस्कार महत्वपूर्ण है। अगर मैं अच्छा हूँ तो संघ अच्छा है, और मैं बुरा हूँ तो संघ बुरा है। जो जो बातें मैं करता हूँ वो जो सिखाई वही करता हूँ। संघ में जातिवाद नहीं, सांप्रदायिकता नहीं, पर संघ का दुर्भाग्य ऐसा है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो प्रॉब्लम वही है। पर कोई नज़दीक जाए और देखे, अगर किसी ने कहा एक समय मेरा वजन 135 किलो था, तो कोई कहता हूँ ये बहुत मोटा आदमी है, पर मैं था। आज मैं 90 किलो का हूँ। तुम जब मुझे मिलोगे तो तुमको ध्यान में आया कि मैं सही में कितना जाड़ा हूँ, तुम लोग पतला हो। तो लोगों ने जाके हर चीज़ में मत बनाने के पहले उसका अध्ययन करना चाहिए। किसी के कहने पर मत नहीं बना। जब कन्विंस करने की क्षमता ख़त्म होती है तो कन्फ्यूज़ करने की शुरू होती है। हाँ, इसके बाद में भी कुछ मतभिन्नता हो सकती है। अभी वर्धन साहब नागपुर के थे, मेरे आइकॉनिक लीडर थे। मैं अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी का, ये कितनी बड़ी बात है, इसकी कितनी न्यूज़ उल्टी तिल्टी आई। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में उनको जाकर पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। तो कम्युनिस्ट और संघ में तो कई कॉमन यही नहीं है, पर वो बड़े थे, ईमानदार थे, कर्मठ थे। उनके विचारों से मतभिन्नता हो सकती, पर व्यक्तित्व के बड़े धनी थे। ऐसे अनेक लोग हैं और मैं अपने जीवन में उनको मानता हूँ। अभी मुझे वोट नहीं देने वाले भी कोई ऐसे लोग होते तो उनका आदर करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि 75% वोटिंग होनी चाहिए। ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपको मुझे वोट नहीं देना है तो भी वोटिंग को जाओ, अपने अधिकार को बजाओ। तो ये बहुत ही साफ रूप से मैं अपनी बातों को कहता हूँ। हाँ, एक बात है, कभी मेरी साफ बातों से मैं झूठ नहीं बताता। झूठे आश्वासन मैंने दिए नहीं, जिसके कारण मेरे मित्रों ने, सब ने मुझे सलाह कि ऐसा करो, तुम नहीं क्यों बोलते हो, देखता हूँ करके बोलो ना। मैं देखता हूँ, तुम देखता हूँ, मतलब क्या देखता हूँ, जो होने वाला नहीं क्या देखूँगा मैं। ये फालतू लफड़ा नहीं। नो, ये होता है, ये नहीं होता है। और हाँ कहा तो ताकत लगा के कहता हूँ, पहुँचा के काम कराता हूँ। अब कभी कभी मेरे हाथ में सब चीज़ ऐसा भी नहीं होता, पर झूठ बोलना, लोगों को झूठी बातें करना, लोगों को गुमराह करना, मैंने अपने 50 साल के जीवन में नहीं किया। सादगीपूर्ण जीवन का मुझे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जब मैं था, मुझे एहसास हुआ इतना बड़ा आदमी, इतना कर्मठ, संघर्षशील, और कोई उसका डिफेंस मंत्री था, एक भी आदमी, एक पुलिस वाला उसके साथ था। और मैं उनके साथ मुंबई गया। तब से मैंने तय किया एयरपोर्ट पर मेरे स्वागत के लिए कोई आएगा नहीं, कुत्ता भी नहीं आएगा, ऐसा मैंने कहा था। अब आजकल कुत्ता आने लगा क्योंकि मैं Z+ में हूँ, वो पहले राउंड लगाता है। तो मैं बता, ये झूठी बातें बंद करो, हार मत डालो। पोस्टर मैंने आज तक, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने पैसे से कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाया और लगाना भी नहीं मेरे को। मैंने इस बार चुनाव में कहा इलेक्शन मैनेजमेंट नहीं करना है। हाँ, जो रोटी भाजी खाना आनंद से खाओ पियो, मैं न पिलाऊंगा न फालतू लफड़े करूँगा। मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। मुझे इलेक्शन में किसी को लगता है कि वे करो वो करो, मुझे नहीं करना है। अब मैंने अपने जीवन में सब अनुभव ले लिए, ये भी लोगों के आग्रह से सब ले लिए। अब मैं नहीं, मैं अपने आदर्शवाद के आधार पर और लोगों से ईमानदारी रखते हुए इलेक्शन लड़ूंगा, लोगों तक जाऊंगा, उनके आशीर्वाद लूँगा। मैं अनेक लोगों के घर गया, बड़े बड़े नागपुर के जो रेपुटेड लोग हैं उनके घर पे गया, उनके आशीर्वाद लिए। वो शायद मत देंगे या नहीं देंगे, पर उम्र से मेरे से बड़े थे, उनका आशीर्वाद लिया जी। आपने जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया, एक और बड़े नेता थे हमारे यहाँ देश में हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। मुझे लगता है कि इतिहास में आप याद किए जाएंगे इस रूप में कि आप जो काम कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन आदमी द्वारा आदमी को ढोए जाने की जो परंपरा है वो आपके मंत्री रहते हुए बंद हुई है। एक बहुत बड़ा काम है। हम नागपुर में हम देखते थे कि क्या स्थिति थी। मेरे जीवन में टनल, रोड, ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, पर सबसे अच्छा कोई काम होगा तो आदमी को धोने का, या साइकिल रिक्शा से खुद मेहनत करके धोने का जो काम करता था, अमानवीय था, वो मानवीय शोषण था। और मुझे इसलिए वो मेरे मन में घुस गया था कि मेरे बचपन में मैं वो एक नागपुर में दामलेवाड़ा है, धनुटेश्वर विद्यालय के बाजू में, वहाँ एक लोकांची शाळा, वैसे महिला लेडीज़ स्कूल है वो प्राथमिक स्कूल में लड़के लोग थे, वहाँ मैं पढ़ता था। और अमरावती में मामा मेरे रहते थे, तो 12:30 बजे 12 बजे का
मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस आती थी और उससे बडनेरा जाके फिर अमरावती जाते थे। तो मैं अक्सर, मेरी बहनें, मैं, एक रिक्शा में 4 लोग बैठते थे। और जब तिलक पुतला आता था, देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय या ग्रामोद्योग होटल था पहले, वो होटल विजय भारत होटल, वहाँ से ऐसा चढ़ा हुआ है। वो रिक्शे वाला बेचारा नीचे उतरता था, खींचता था। मैं रोज़, मुझे याद है, मैं पट कर कूदता था। वो सीट पे बैठा रहता लकड़े के पट्टी पर, उतार के मैं उसको धक्का देता था। तब से मुझे लगता था कि क्या है, कैसा है। और उसके शरीर से पसीना निकलता था। और 70% लोग दलित और मुस्लिम समाज के थे, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के थे। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि ये इसमें इस कम्युनिटी के, ये मानवीय है। और मैं जब ये मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट आया, तो मुझे मुलायम सिंह यादव जी का भाषण है। उन्होंने मुझे कहा कि आपने राम मनोहर लोहिया का सपना पूरा किया। वो बोलते थे कि मैं ज़िंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, जिस दिन ये प्रथा बंद हो गई, वो दिन हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरा दिन रहेगा। मुझे ये 1 करोड़ लोगों को मानवता के आधार पर जो शोषण उनका बंद हुआ, दिस इज़ द सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लाइफ का काम है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं संवेदनशीलता के साथ, इश्यूज़ के साथ जुड़ा हूँ। मैं व्यावसायिक राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और राजनीति मेरा पेशा नहीं है और मुझे करना भी नहीं है। वो पद मिले ना मिले इसकी चिंता भी नहीं है। जैसा हूँ वैसे ही चलूँगा, जो बोलना है वही बोलूँगा, जो करना है वही करूँगा, उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ। कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ तक नहीं करना है, इसकी मर्यादा है। और समाज जीवन में, समाज के लिए, गरीब के लिए, शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, दिव्यांग है, उसके जीवन को बदलने की मैं कोशिश करूँगा। देखो, मुझे आप ये बात, मैं अभी चुनाव के टाइम में इसलिए उसको अन्यथा मतलब, पर मैं अभी तो ये साल भर करते हूँ, 5 साल 10 साल कर रहा हूँ। जब मैं वो लड़कों को ट्राइसाइकिल दी, वो टोपी पहना एक मुस्लिम था, मैक्सिमम दलित और मुस्लिम समाज के थे। तो मैं उनको बोलता था, जब देता उसके चेहरे पे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया है वो वीडियो, उसके मन में इतनी खुशी थी। तो मैंने मन में सबको बाजू में कहा कि मेरे लाइफ में मुझे सबसे बड़ा आनंद मिल गया। तो मैं इस गरीबों की, शोषित पीड़ितों की खुशी में सस्टेनेबल उनका जीवन बदले, दिव्यांगों का, इसके लिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आसमान फटा हुआ है और मेरी औकात भी नहीं सब कुछ करने की, पर मेरी क्षमता से जितना मैं कुछ कर सकता हूँ उतना करने की मैं कोशिश करते रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ, चाहे पद पे हूँ या नहीं हूँ। ये मैं करता। अभी गढ़चिरौली ज़िले में मैं एकल विद्यालय का ट्रस्ट चलाता हूँ। अब हमारी 1800 स्कूलें हो गई, हमारे 1400 टीचर हैं और मैं 22 साल से वो काम कर रहा हूँ। मानकर जी का डेथ होने के बाद अरविंद शाहवर्ग और मैं और विलास फडणवीस तो हमारे संघ के थे, उन्होंने कहा कि हमने कुछ करना चाहिए तो शुरू किया। आज भी हम कर रहे हैं। 18,000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। तो गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, मेड़घाट, जहाँ जा नहीं पाते वहाँ स्कूल चलाते। अभी हमारे डॉक्टर है यहाँ, कान और इसके हैं, नहीं, नागपुर के डॉक्टर धर्मपेठ के हैं, काय नाव आपल्याकडे येतात, वो सब 25-30 डॉक्टर जाकर वहाँ ऑपरेशन करते हैं। मैंने उनको गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ऑपरेशन की व्यवस्था करके दी। सर, जसं निवडणूक म्हटलं तर विरोधी पक्ष आला आणि विरोधी पक्षाचा उमेदवार देखील आला। सध्याचा जो काँग्रेसचा उमेदवार आहे विकास ठाकरे, हे देखील आपल्याला मानतात, पण त्यांचं मध्ये एक वक्तव्य होतं, जसं आपण म्हटलं होतं की मी जास्त प्रचार करणार नाही, तर त्यांनी असं म्हटलं होतं की पक्ष बॅकफूटवर गेलाय का असं, तर त्यावर आपण काय म्हणणार? आणि विकास ठाकरे हा माझा अतिशय उत्तम चांगला मित्र आहे, मी त्याच्या विरुद्ध काही बोलणार नाही आणि कोणी ना कोणी उभंच राहायला पाहिजे ना, त्याच्या पार्टीने त्याला उभं केलं, त्यात काही गैर नाही आणि उभं राहण्याचा त्याचा अधिकार आहे। मला त्याचा फोन आला होता, मी त्याला शुभेच्छा दिल्या आणि तुमच्या मार्फतही त्याला शुभेच्छा देतो आणि प्रत्येकाला लढण्याचा अधिकार आहे, तो नाही तर अजून कोणी लढला असता। पर वो आपको मानते भी बहुत हैं और उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और एक जो आपका बयान था कि आपने 10 साल में जो कुछ नागपुर में किया है, तो उनका ये कहना था कि वो उनको मौका मिला है इसलिए वो कर पाए, कोई और रहता वो भी करता। ये पहली बात, वो कुछ भी कहे, चुनाव का टाइम है, उसको कुछ कहना ही पड़ेगा, नहीं कहेगा तो लोग बोलेंगे गडकरी का डमी उम्मीदवार।
और वो बेसिकली बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा कार्य करता है, अच्छा काम करता है और मैं दिल से उसको शुभेच्छाएं देता हूँ। मैं उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलूँगा। आपने इस बार जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, पार्टी ने घोषणा पत्र पर राय मांगी है जनता की, इसके पीछे की संकल्पना क्या है? और देखिए, लोगों से अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं। अभी मैं ऊपर बैठा था, एक नया इक्विपमेंट तैयार हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, उसको चक्के हैं और अभी मेरे यहाँ उसका प्रात्यक्षिक हो रहा है। वो स्प्रेइंग भी करता है, कटाई भी करता है और ये निंदाई खुपाई भी करता है। तो मैंने आज ही मेरे पत्नी को कहा कि क्या ये जिस दिन हम लोग ये करेंगे तो उस दिन गांव के लोगों को बुलाकर दिखाइए। अभी मेरे यहाँ गन्ना है, हमारा रिकॉर्ड हुआ है 85 टन एकड़ में गन्ना हुआ। अभी मेरे को 2,60,000 के 1 एकड़ में ये तरबूज हुए, लाल वाले तरबूज हुए। तो मगर मेरे यहाँ कोई अच्छी चीज़ जम रही है। अभी 1 एकड़ में 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ, अवार्ड मिला। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, अभी मैं ग्रीन हाउस बना रहा हूँ। तो मेरा हर समय जो मैं कुछ अलग कर रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा मिला, वो बाकी लोगों को हो, उनको भी बुलाओ, बताओ उनको। तो ऐसे भी मैं बहुत जगह पे, और मेरा एक्चुअली सही बताओ तो मेरी रुचि वही है। अब मैं थोड़ा ऐसा कुछ बोलता हूँ तुरंत गडकरी राजनीति से निवृत्त होने वाले, उल्टे तिल्टे। आपके बयानों की हेडलाइंस भी बहुत बनती है और सीधे मोदी जी से उससे टकराव के तौर पर पेश किया जाता है। पत्रकार जिनकी हिम्मत नहीं उन मोदी के खिलाफ लिखने की, वो मेरा उपयोग करते हैं। मैं उनको बोलता तुम्हारा करना है तो गोली मारो ना, मेरे कंधे पे रख के क्यों मारते हो? मैंने ऐसा कभी कहा नहीं। देखो, मेरी रुचि 80% से ज़्यादा सामाजिक सेवा और सोशल वर्क में है और मैं ये मानता हूँ कि वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये मेरा कन्विक्शन है। और राजकारण यानी सत्ता कारण नहीं, राजकारण यानी समाज कारण, विकास कारण। और सही में एक प्रकार से राजनीति ने लोक नीति और धर्म नीति है। मैं उस राजनीति को फॉलो करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने देश के खिलाफ जो आंदोलन, देश को स्वाधीनता मिलेगी, वो भी राजकारण था, वो राष्ट्रकारण था। ये जो चल रहा है चुनावी माहौल पे सब कुछ बातें, ये सब ने मिलकर हमने इसको गुणात्मक सुधार करना चाहिए। लोकतंत्र को मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, 4 पैरों पर हमारा ये खड़ा है लोकतंत्र। अगर चारों लोग अच्छा काम करेंगे तो लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम है और सब ने अपने अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारी को जानते हैं। हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को सुदृढ़ करें, सब लोग मिलकर देश को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएं, हम सब लोग मिलकर इंडिया को विश्वगुरु बनाएं और यही हम सब मिलकर करेंगे, यही हमारे सबका सपना है। ये देश किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी का नहीं है। अटल जी क्या कहते थे, आपको याद है? वो पार्टी आएगी बिगड़ जाएगी, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, मंत्री आएंगे चले जाएंगे, सांसद आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, पर ये देश यही रहेगा। आपने अटल जी का जिक्र किया। अटल जी के बाद में शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता है आपके रूप में जो विपक्ष का बड़ा फेवरेट है। और मतलब आप चॉकलेट खाते हैं शरीर की शक्कर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि विपक्षी नेताओं को आप ऐसी कौन सी गोली देते हैं कि सब गडकरी जी का नाम ही लेते हैं और कोई विरोध में नहीं बोलता है। नेचुरल व्यक्तित्व है जैसा, जो मुझे 25-30 साल से जानते हैं, ऐसा ही है। एक आधे को मुझे अगर काम नहीं हुआ और भोसड़ना है उसको, तो वो भी मैं बिना संकोच ठोकता हूँ। अब बोल नहीं सकता आपके सामने मैं क्या क्या बोलता हूँ, मैंने कैसी धज्जियाँ उड़ाई। आपके चर्चे बड़े प्रसिद्ध हैं। पता चलेगा। मैं तो बोलता हूँ साले जो व्यवस्था न्याय नहीं उसको उगाड़ के फेंको, तोड़ो साल। पब्लिक का कल्याण होना चाहिए। नहीं, पर एज अ भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर आपको क्या लगता है कि जब आप ये देखते होंगे कि विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं उसको लेके कहीं ना कहीं उनके मन में कटुता है, लेकिन आपको लेके एक बड़ा सम्मान का भाव है। संसद में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष के सारे बड़े नेता, कोई मतलब आपके बारे में एक शब्द भी बुरा नहीं कहता है और सबको बड़ी अपेक्षाएं हैं अपने अपने क्षेत्रों के विकास कामों को लेकर। देखिए, मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, वही तो मैं कर रहा हूँ। मैं उसमें राजनीति नाही करता। पण यातूनच एक, जसं आम्ही नाही म्हणत आहे पण मतदार म्हणत आहेत की गडकरी कधी पंतप्रधान होतील काय? इस बार चुनाव होगा, मेजॉरिटी मिलेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे।
मैं ना प्रधानमंत्री की अभिलाषा और महत्वाकांक्षा रखता हूँ। देखो, मुझे 1 सेकंड में नींद आती है। मैं अक्सर लोगों को एक सक्सेस का मंत्र बताता हूँ। जो भविष्य की चिंता करता है वो अस्वस्थ रहता है। मैंने एक बार भाषण दिया था राजस्थान की विधानसभा में कि राजनीति ये दुखी आत्माओं का सागर है, क्योंकि जिसको जो मिला उसको वो समाधानी होता ही नहीं। मैं समाधानी हूँ, जहाँ हूँ जब तक रहूँगा समाज के लिए काम करूँगा, यही मेरी इच्छा है। एक आपसे सवाल ऐसा है कि अब चुनाव की शुरुआत हो गई है, मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? और मान लीजिए कि अगर 3rd टर्म में आपको मौका मिलता है, वो तो उसकी संभावना ये बहुत कम ही है कि आपको मौका ना मिले, फिर भी आपके लिए क्या विज़न है कि आप अपने शहर के लिए किस तरीके से एक विज़न मैं रखते हैं? इस शहर को सर्वांगीण रूप से ना हिंदुस्तान का पहले क्रमांक का सुंदर, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और इकोनॉमी के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से सबसे आदर्श और अच्छा शहर बनाने की कोशिश करूँगा। एक और चलते चलते आपसे ये सवाल है कि मतलब सवाल नहीं है, आपके बारे में जो बातें होती हैं उसको लेके है कि ये भी कहा गया कि पहली लिस्ट में जब आपका नाम नहीं आया तो कई लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही भारतीय जनता पार्टी को लेके कि गडकरी जैसे व्यक्ति की जो इतने प्रसिद्ध हैं उनका नाम पहले लिस्ट में नहीं आया, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, पहली बार ऐसी पद्धति होती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने स्टेट के अध्यक्ष और उनकी टीम आती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों मीटिंग हुई और तीनों राज्यों के जो उम्मीदवार है उस पर चर्चा हुई। और योगा आयोग से गुजरात से अमित भाई और मोदी जी थे, और फिर उत्तर प्रदेश से हमारे राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री भी वहीं से वाराणसी से खड़े हो रहे। मध्य प्रदेश के जो थे वो है, तो वो लिस्ट में आया। जब महाराष्ट्र की चर्चा हुई तो उसमें मेरा नाम आया। उसमें ऐसा कोई संबंध नहीं था, पर लोगों ने उसको चलाया। अब लोग तो कुछ भी बोल, देखो जिस एक्ट्रेस का, फिल्म एक्ट्रेस का पिक्चर चलता है उसी पे गॉसिप लिखा जाता है। जो डब्बे में जाती है उसकी कोई चर्चा नहीं करती है, तो चलता रहता है। मैं मजाक में कहता था, ऐसा मत समझो कि तुम हाथी चलते रहता है, बाकी भुगते रहते हैं, चलते रहो। एक बात ये भी कही जाती है कि गडकरी जी इतने प्रसिद्ध हैं तो नागपुर तो अब उनके लिए एक गढ़ बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो तो इतने प्रसिद्ध है कि कहीं से भी चुनाव लड़ें। मान लीजिए कि जहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सीट वो जीत कर नहीं लाए, वहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो नागपुर से इतना प्रेम क्यों? 10 साल पहले मुझे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी भी ऑफर की गई थी, और नागपुर ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है और यहाँ हमको कभी सफलता नहीं मिली। एक बार बनवारीलाल जी केवल जीते थे, पर वो बाद में यहाँ बहुत मुश्किलें थी, तो ट्रायंगुलर फाइट में जीते थे। तो यहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी को स्टेट फाइट में जीतना कठिन था, क्योंकि यहाँ 40% दलित और मुस्लिम आबादी है। तो मुझे सब कहते थे यहाँ से दूसरी जगह से लड़ो। मेरा देखो पूरे देश पर प्रेम है। नागपुर में मेरा जन्म हुआ, यहाँ मेरा राजनीतिक जीवन शुरुआत हुआ। नागपुर मेरी कार्यभूमि है, कर्मभूमि है और जन्मभूमि है। इस शहर का ऋण मैं कभी वापस नहीं कर सकता। तो मेरा इच्छा है कि मेरे गांव से मैं लड़ूं, पर उतना ही प्रेम मेरा विदर्भ पर है, उतना ही प्रेम महाराष्ट्र पर है और उतना ही प्रेम देश के ऊपर भी है। मैं सब भाषाओं पर भी, मैं मराठी साहित्य, संस्कृति, कला, नाटक, गीत, संगीत पसंद करता हूँ। अब मैं आजकल इवन पाकिस्तान के गायकों को भी गीत सुनता हूँ। संगीत को जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती, सब सुनता हूँ। तो मेरा जो कहना यही है कि मैं पहले यहाँ का भूमिपुत्र हूँ और यहाँ मेरा जन्म हुआ है और इस शहर ने मुझे बनाया है। तो मेरी इच्छा तो कभी भी रहेगी कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूँ। बाकी लोग बोलते हैं, बहुत लोगों ने मुझे बोला, पर मैं नागपुर से ही लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस शहर की भूमि में यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे बड़ा किया और मेरा जनता के ऊपर प्रेम है और जनता का मेरे ऊपर प्रेम है। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है, मैं उसको कभी। एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये है कि 400 पार और आपकी 5 लाख की लीड हासिल हो जाएगी इस बार? निश्चित रूप से होगी और हम 400 के पार भी होंगे। और यहाँ मेरा ये टारगेट है, उद्दिष्ट है और आत्मविश्वास है, अहंकार नहीं है, कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे और जनता के समर्थन के भरोसे इस बार मैं 5 लाख की लीड से ज़्यादा जीतूंगा। कोशिश करेंगे।
आगे जनता के हाथ में क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चुनाव प्रचार का कैंपेन जिस तरीके से पहले चलाते थे वैसा आप चलाएंगे नहीं, तो फिर मैं जाऊंगा मतदाताओं ना। से संपर्क कैसे होगा? बिल्कुल कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, रात को पब्लिक मीटिंग भी कर रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ। पुरानी स्ट्रेटेजी को बदल के अब नई स्ट्रेटेजी गडकरी जी अपना रहे हैं नागपुर में। नहीं, अब क्या हुआ है कि मैंने राजनीतिक तजुर्बे के बाद मैंने कुछ अनुभव से कुछ बातें सीखी है, और वो सीखने के लिए हर आदमी को अनुभव लेना पड़ता है। जो मैंने सीखा है वो अभी आज बावन कोड़े जी वो सीख रहे हैं, उनको मेरी बात शायद नहीं माननी होंगी। उसको अभी ये मेरे साथ के जो कार्यकर्ता है, अभी कल अच्छी बात है, उनका मेरे पीछे अच्छा भाव है, कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो मुझे हमारे बंटी कुकड़े, प्रवीण धटके सब आए। उन्होंने कहा हमने 3000 बसेस लगाकर लोगों को लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नामांकन के दिन नहीं, परसों कार्यालय का उद्घाटन हुआ ना, और कार्यालय के उद्घाटन के दिन मैंने बोला एक भी बस मत लगाओ, नहीं लगाना। जो आना है वो आएगा, जो नहीं आना नहीं आएगा। और 12 से 15 हजार लोग खड़े थे, वो पूरा पैक था। जो लोगों का प्रेम है, देखो आपको जो चीज़ आपके पैसे से आप खरीदी करते हैं उसका आनंद अलग होता है, और जो फूकट में मिलती है उसका आनंद अलग होता है। ये तो जीवन में है ही। तो मैं अभी इतने लोग, मैंने देखो कितना लोगों का हमारे पार्टी के ऊपर, हम सब के ऊपर प्रेम है। क्यों आप, हाँ एक बात मैंने कही, हाँ तुमको खाना पीना, पीना यानी पानी नहीं तो पीने का तो दूसरा नहीं। और तुम्हें लोगों को, सब कार्यकर्ताओं को बढ़िया नाश्ता, चाय, पानी, भोजन, भूखे रह के मत खाओ, आनंद लो चुनाव का। ये लोकतंत्र का उत्सव है, पर क्या करना और नहीं करना, मर्यादा कहाँ रखना, ये बात जरूर याद रखो। और मैं नहीं कोई चुनाव में कोई पैसा दे के किसी की वोट लो, किसी को ये करो, नहीं करना है। नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जब जब संवाद होता है बहुत आनंद आता है, और आपका जो व्यक्तित्व है एक तरीके से जिसके बारे में तो अब देश का हर नागरिक जानता ही है और आपको पसंद भी करता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके चैनल को भी, और ये आपकी चैनल जो है ये नागपुर की है। मैं बाकी भी नेशनल लेवल के चैनल बोल रहा, आपके साथ जब बात करता हूँ तो स्थानिक मुद्दों के साथ आपसे चर्चा करने में मुझे भी मज़ा आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे हैं UCN न्यूज़, खबर वही जो हो सही।